हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना डी यूपी टेट मैथ का जो होगा हमारा वो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, नहीं प्रैक्टिस बैच हमारा चल रहा था, जिसकी होगी क्लास नंबर 7। इससे पहले 6 क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। काफ़ी सारे प्रश्न आपके जो हैं वो लगने लगेंगे, ठीक है ना भाई। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, देख लीजिए। लिखा है कि 2100 रुपये का 2 वर्षों के साधारण ब्याज पर राशि 2352 रुपये हो जाती है यदि रेट रेट माने क्या होता है? दर। रेट माने दर, ये तो पता होगा। यदि दर को 1% घटा दिया जाए तो नया इंटरेस्ट क्या होगा, नया ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को लगाओ और बताओ क्या उत्तर आएगा। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ क्या उत्तर आएगा। यदि 2000 रुपये आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो 2 साल बाद वो 2352 रुपये यानी 2352 रुपये हो जाते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रेट को 1% घटा दिया जाए, रेट 1% घटा दिया जाए तो नया इंटरेस्ट, नया ब्याज कितना होगा वो आपको बताना है। अब मेरे भाई एक बात ज़रा समझो, रेट को आप जब घटाओगे जब आपको पहले रेट पता होगी। भाई क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में पहले तो रेट कहीं दी नहीं गई है, क्वेश्चन में रेट घटाने की बात कर दी गई है। तो हम रेट पहले निकालेंगे। अगर हम पहले रेट निकाल लेंगे तो बाद में हम 1% रेट घटा देंगे और अपना उत्तर आ जाएगा। तो आइए भी इस क्वेश्चन को पूरा बेसिक से हम लोग समझते हैं। देखो, प्रिंसिपल कितना क्वेश्चन में गिवन है, तो प्रिंसिपल है आपका 2100 रुपये। 2100 रुपये प्रिंसिपल है। और टाइम मेरे भाई कितना है, तो 2 वर्ष टाइम हो गया। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हो गया 2352 रुपये। अब जरा मेरे भाई एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगर राशि 2352 हो गई है 2100 से, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 252 रुपये नहीं मिलेगा। भाई बात को जरा समझना, 2352 से अगर हम 2100 लेस कर देंगे तो जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट ही तो आएगा, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस के मूलधन। तो अगर 2 से 0 घटाओगे तो 2, 5 से 0 घटाओगे तो 5, 3 से 1 घटाओगे तो 2, 2 से 2 जाएगा तो कुछ नहीं, यानी 252 रुपये क्या बना? आपका ब्याज बन गया। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब आप फार्मूला लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी और बटेगा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर सिंपल इंटरेस्ट रखोगे, 252 बराबर प्रिंसिपल कितना था? 2100। 2100 रेट कितनी पता करनी है, टाइम कितना है? 2 वर्ष, और बटे में क्या हो गया मेरे भाई? 100 हो गया। कोई परेशानी नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो हमने क्या कर दिया? काट दिया। अब हम इसको काटेंगे, 21 से काट सकते हैं। 21 से कम 21, 4 बच गया, 42 हो गया। 21 दूना 42, यानी मेरे भाई रेट कितनी आ गई? 12% आ गई। यानी कि जो हमें ब्याज मिला था 252 रुपये, वो कितनी रेट पे मिला था? वो हमें 12% पर मिला था। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेट को 1% घटा देंगे तो नई रेट क्या आ जाएगी? अगर रेट को 1% घटा देंगे तो हमारी जो न्यू रेट है, नई दर है, वो क्या आ जाएगी? 11% नहीं आ जाएगी? 11% नहीं आ जाएगी। अब आपको बताना है 2 साल का इंटरेस्ट, तो 2 साल का इंटरेस्ट बताओगे आप, कैसे बताओगे? भाई रेट 11% और इंटरेस्ट किस पर मिलेगा? मूलधन पर मिलेगा। मूलधन आपका 2100 रुपये है, रेट है आपका 11%, समय है 2 वर्ष, और बटे में क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 22 एक 23, 231 रुपये आपका सही जवाब आएगा। 231 रुपये आपका सही जवाब आएगा। 11 एकम 11, 11 एक आ गया, 11 दूना 22, 23, 231 रुपये। ये तो हो गया बेसिक मेथड, जिनको आता नहीं था उनको समझने के लिए। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा इजी बनाओ तो आप इजी कैसे बना सकते हो? आपने यहाँ ब्याज निकाला था 2 साल का। भाई 2 साल का ब्याज कितना है? 252 रुपये है ना। अगर मैं 1 साल का ब्याज बोलूँ तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा।
बोलो, 2 एक कम 2 हो जाएगा ना, यहाँ 252 है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 126 रुपये। अब 1 साल का ब्याज 126 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, मूलधन पर जितना अधिक मिलता है वही ब्याज मिलता है। तो 126 अधिक मिला कहाँ से, 2100 से, तो 2100 और गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। ये डबल जीरो से डबल जीरो हमारा क्या हो गया, कट गया। बोलो, अब यहाँ से आप काट सकते हो, किससे कट जाएगा भाई, देखो 7 से काट लिए, 7 त्रिक 21, 7 एक कम 7, 7 अठे 56, और 3 छंग कितना हो गया 18, 3 छंग कितना हो गया 18, ये 6% आई। ये 6% का भाई 1 साल की आई, 1 साल की 6% आ गई। बोलो 1 साल की 6%, आपको 2 साल का बताना है ना, 2 साल का, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते, तो 6 दूनी क्या आ जाता, 12% आ जाता। ये 12% आप निकाल लेते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि रेट को 1% कम करके ब्याज लेना था, तो हम 11% पर ले लेते, माइनस के 1%, यानी कि 11% पर, और जब 11% पर लेते, 11 दूना 22, इसका सीधा 22% निकाल लेते, और 22% इसका किसका कितना होता, 210, और कितना हो जाता भाई, ओ सॉरी 11% निकाल लेते ना, इसका 11% निकालते तो 210, तो 10% आ जाता, 21 और जोड़ दे 231, आपका राइट आंसर आ जाता। वैसे भी सोच सकते थे, लेकिन आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक मेथड आप ऐसे लगा सकते हो, कोई दो राय नहीं है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ओके ना मेरे भाई, चलिए फिर नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 वो क्या कह रहा है, उसको भी ज़रा हम लोग समझते हैं। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कितना आंसर आएगा, वो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 231 रुपये। आइए फिर दोस्तों पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। आज कुछ ऐसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो होते बिल्कुल आसान हैं, लेकिन उन साथियों को दिक्कत हो जाती है जिन्होंने एक भी बार उन क्वेश्चनों को नहीं पढ़ रखा है ना, तो मैं उनको भी लेकर आया हूँ क्वेश्चनों को, तो आप उन क्वेश्चनों को देखते ही उत्तर बताना सीख जाओगे आप आज की क्लास से। बस बने रहना अंत तक बिल्कुल। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा इसको समझिए। प्रश्न संख्या 2 है आपकी कि यदि कोई दुकानदार वस्तु के मूल्य पर 50% अधिक अंकित करता है, यदि कोई दुकानदार यदि कोई दुकानदार कोई दुकानदार वस्तु के मूल्य पर 50% अधिक अंकित करता है, 50% अधिक क्या करता है, अधिक अंकित करता है। अंकित का मतलब मार्कअप करता है, अधिक अंकित करता है, ठीक है। इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल इसी होते हैं। और उसके बाद कुछ छूट भी देता है। उसके बाद कितने परसेंट की छूट देता है, तो 40% की छूट देता है। उसके बाद 40% की छूट देता है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपको बताना, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस बताओ। अगर हानि हुई है तो हानि प्रतिशत बताओ, अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा इसे बात में बताऊंगा। देखो आप एक बात को समझो जरा, एक होता है आपका सीपी कॉस्ट प्राइस, एक होता है आपका एमपी मार्क प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, या इसी को हम हिंदी में सूची मूल्य बोलते हैं, या इसी को हम हिंदी में बाजार मूल्य बोलते हैं, या बाजारू मूल्य बोल देते हैं। ये 3 लैंग्वेज में मूल्य लिख कर आता है। अधिकतर 80% केसों में तो अंकित मूल्य लिख कर आएगा, कभी कभी सूची मूल्य आ जाता है या बाजार मूल्य, तो कहने का मतलब वो मार्क प्राइस ही होता है। तो देखो जो कॉस्ट प्राइस पर है, इस पर हमेशा प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। अब देखो जो आपका डिस्काउंट होगा ना, जो आपका छूट होगा, वो हमेशा आपको अंकित मूल्य पर मिलती है। छूट हमेशा आपको अंकित मूल्य पर मिलती है। अब एक चीज़ और समझो मेरे भाई, अगर कोई चीज़, देखो सीपी का मतलब क्या होता है कि उतने में चीज़ आपको पड़ी, और जब जैसे ये मार्कर आप समझो, ये मार्कर आपने 10 रुपये का खरीदा, 10 रुपये का आपको लगा, पेन इंक पॉइंट सब कुछ मिला के 10 रुपये का लगा आपको, लेकिन तो का आप इसको मार्केट में 10 रुपये का बेचोगे,
ऐसा तो होता नहीं है। आप इसके ऊपर स्टिकर लगाओगे, 15 या 20 रुपए का ठोकोगे, तो कहने का मतलब जो 15 या 20 रुपए ठोका, आपकी लागत तो 10 रुपए की थी, आपने 15-20 रुपए ठोका, तो ये मार्क प्राइस हो गया और ये क्या हो गया, सीपी हो गया। मतलब जो चीज़ अंकित करोगे, अधिक अंकित करोगे, वह कहाँ करोगे, कॉस्ट प्राइस पर करोगे। बस इतनी सी बात थी। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कितना आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाक से कितना आएगा। बिल्कुल इजी है प्रश्न भाई। इतनी चीज अगर समझ गए हो तो बस तुरंत देखो कैसे लाते हैं प्रश्न को। इसमें देखो कैसे हम इस प्रश्न को लगाते हैं। एक होता है सीपी, एक होता है एमपी, एक होता है एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी का मतलब मार्क प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। सीपी हम 100 मानेंगे, हमेशा 100 मानेंगे। अब क्वेश्चन देखो कह रहा 50% अधिक अंकित कर रहे हो, तो किस पर अधिक अंकित करते हो, कॉस्ट प्राइस में ना। 100 का 50% 150%, तो 150 हो गया। भाई 50% आपने क्या कर दिया, मार्कअप कर दिया। 50% आपने अधिक अंकित कर दिया, तो 50% हमने अधिक अंकित कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि नहीं अभी नहीं बेचोगे, अब आप 40% की छूट दोगे। तो छूट हमेशा किस मूल्य पर मिलता है, मार्क प्राइस पर। इस पर आप 40% की छूट देकर बेच रहे हो, 40% की छूट देकर बेच रहे हो, तो 150 का 40% कितना होगा, 60 हो जाएगा। अगर 60 की छूट दे रहे हो तो 90 में बेच रहे हो। भाई 150 का 40% 60 होगा ना, 15 चौके 60, 60 की छूट दे दिया तो 90 में बेचा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लाभ बताइए। लाभ हानि हमेशा किस मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य पर। भैया 100 की वस्तु थी और आपने 90 में बेचा, 100 की वस्तु थी आपने 90 में बेचा, क्या हो गया, घाटा हो गया। घाटा हो गया 10 का, और प्रतिशत में बताना है तो 100 पर हो गया, और इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। तो आंसर क्या आएगा, 10% आएगा। वो भी 10% क्या आएगी, लॉस आएगा। 10% हानि आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। 10% डिक्रीज हो गया हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से। बोलो इतनी बात समझ में आई। बिल्कुल ऐसे ही आप बना लीजिए डायग्राम को। सारे क्वेश्चन डिस्काउंट का सिंगल क्वेश्चन एक और डिस्काउंट में होता है, वो भी आप लिख लीजिए इसी टाइम। सीपी से एमपी का रेशियो वो होता 100 प्लस में 100 माइनस डी, 100 प्लस पी और 100 माइनस के डी। 100 प्लस पी 100 माइनस के डी, ये सीपी से एमपी का रेशियो होता है। इसको भी आप याद रखना। डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन इन्हीं दो मेथडों से मैं आपको करा दूंगा। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, यहाँ तक कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू के लेवल का क्वेश्चन आप इन्हीं दो मेथड से कर सकते हो। बस इतनी बात कहना चाहूँगा। आगे पहुँच जाएंगे तीसरे नंबर प्रश्न पर। आगे पहुँचेंगे कहाँ पर, तीसरे नंबर प्रश्न पर। बोलो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है भाई, हो गई ना। आगे पहुँचे, बोलो। चलो आगे देखते हैं अगले प्रश्न, बताओ आगे प्रश्न संख्या नंबर 3 बताओ क्या आएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 3 में थोड़ा सा लॉजिक है जो कि आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा लॉजिक है, बस अगर वो समझ गए तो आप चीज़ों को अच्छे से लगा लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई ऐसा है कि 9 प्लस में 16 प्लस में 25 प्लस में 36 प्लस में डॉट 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 कर कर 100 तक है का योग बताओ। इसका योग आपको बताना है। योग बताओ भाई, इसका योग क्या होगा, ये आपको बताना, इसका योग क्या होगा। जल्दी से बताओ। 9 से स्टार्टिंग है ना, हाँ 9 से स्टार्टिंग है। तो अब इस क्वेश्चन का लॉजिक जरा समझो, इस क्वेश्चन का लॉजिक जरा समझो। ये देखो आपको थोड़ा सा दिमाग को यूज करना है। ये 9 16 25 36 इसके बाद 49 इसके बाद क्या आएगा, बोलो 64 इसके बाद 81 इसके बाद 100, इन सब का सम करना। ये आप देखोगे 9 से डायरेक्ट 16, 16 से डायरेक्ट 25, 25 से डायरेक्ट 36। अब ऐसी क्या चीज़ इसमें लग रही है वो आपको समझना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कैसे लगा सकते हैं। हमें मेरे भाई पता है कि 9 को हम 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, 16 को मैं 4 का स्क्वायर कह सकता हूँ,
25 को मैं 5 का स्क्वायर कह सकता हूँ, 36 को मैं 6 का स्क्वायर, ऐसे 7 का स्क्वायर रहा होगा, ऐसे 8 का स्क्वायर रहा होगा और ऐसे 9 का स्क्वायर रहा होगा, ऐसे 10 का स्क्वायर। ये देखो अब बन गई बात, बात बन गई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है भाई, वर्गों का योग तो सभी को पता होगा कि वर्गों का योग क्या होता है, एन, एन प्लस के 1, 2n प्लस में 1 और बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही ना होता है। अब देखो नंबर ऑफ टर्म देखो कितने कितने नंबर आ गए हैं, कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर आए ना, तो हो जाएगा 8, एन की वैल्यू 8, 8 में एक जोड़ोगे 9, 8 दूनी 16, 16 एक कितना हो जाएगा 17, बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, 2 से काटो 2 तिया 6, 2 चौके कितना 8 हो गया, 3 से काटो 3 त्रिक कितना हो गया 9, 4 तिया 12, 12 गुणे 17, यह आ जाएगा 12 और 12 गुणे का 17, 17 दूना 34 के 4 हासिल 3 आ गया, 17 एकम 17 और 17 3 कितना हो गया 20 हो गया, 204। क्या ये आपका आंसर सही है, बोलो क्या ये आपका आंसर सही है, एक बार बोलो क्या ये आपका आंसर सही है 204। अब देखो बात को जरा समझना, यहाँ तक की बात को बिल्कुल क्लियर है, सबको समझ आई होगी, लेकिन इसी फार्मूले में आप इस तरीके से करोगे कि n की वैल्यू आप हमेशा लास्ट टर्म रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या 1 से शुरुआत नहीं हुई है। अगर संख्या 1 से शुरुआत होती तो हम n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म रखते, लेकिन संख्या 1 से शुरुआत नहीं हुई है तो हम हमेशा लास्ट डिजिट रखेंगे। लास्ट डिजिट 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 10 दूनी 20, 1 21 हो गया और बटे में क्या हो गया 6 हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 11 पंचे 55, 55 गुणे 7 हो गया, 7 पंजे 35 के 5 3 आ गया, 7 पंजे 35 3 38, 385 आपका क्या आएगा सही जवाब आएगा मेरे भाई, 385 क्या आएगा आपका सही जवाब आएगा। अगर यहाँ से आप निकालोगे तो आपका गलत हो जाएगा। 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 3 बार, 4 तिया 12, 12 गुणे 17 कितना आया था 204, ये आपका गलत है। आंसर सही क्या होगा 385 होगा। मैंने इसीलिए गलत लिखकर आपको सही बताया, क्योंकि जब संख्या 1 से शुरुआत होगी, जब संख्या 1 से शुरुआत होगी तो n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म रखोगे। जब संख्या 1 से ना शुरुआत होकर कहीं और से शुरुआत होगी तो आप लास्ट डिजिट रखोगे, जो संख्या का लास्ट डिजिट होगा इसी फार्मूले में। तो उत्तर कितना आ जाएगा 385 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न होगा। बोलो इतनी बात में किसी को कोई परेशानी नहीं ना। आइए आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका कि निम्न में से लीप वर्ष आपको बताना है। निम्न में से लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष आपको बताना। 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन सुनो कितना है 700, दूसरा ऑप्शन कितना है भाई 800, तीसरा ऑप्शन कितना है भाई आपका 1200 और चौथा ऑप्शन है आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है ना भाई, लीप वर्ष नहीं है, यहाँ पर है लीप वर्ष नहीं है। 12 के बाद 1600, इसमें चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा लीप वर्ष जो नहीं होगा। देखो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, बाकी देखते हैं आंसर बता दोगे कि 700 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो कैसे ये होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न पिछले साल का पूछा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। देखो कैसे, जैसे मैं कह दूँ 28, मैंने क्या कहा 28 कहा,
क्या 28 लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष है ना, तो ये हम 4 से भाग करेंगे। जब रिमाइंडर 0 बचे तो वो लीप वर्ष होता है। जब रिमाइंडर 0 बचे तो लीप वर्ष होता है। लेकिन मैं यही कह दूं कि 2000 के लीप वर्ष हैं, तो बात आप इसको आप 4 से भाग नहीं करोगे। आप इसको 4 से भाग करोगे तो खैर ये तो कट रहा है तब भी ठीक है, लेकिन आप इसको 4 से भाग करोगे तो ये गलत माना जाएगा। जब कभी 100 में लीप वर्ष आ जाए, जब कभी 100 में लीप वर्ष आ जाए, तो आप 4 से भाग ना कर कर आप 400 से भाग करोगे। जैसे मैं कह दूं भाई 1600, 1600 लीप वर्ष है, बिल्कुल है, क्योंकि हम इसको 4 से नहीं भाग करेंगे, हम इसको 400 से भाग करेंगे। अगर 400 से भाग जा रहा है और रिमाइंडर 0 बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है, तो वो लीप वर्ष होगा। अगर शेषफल 0 नहीं बच रहा तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। अगर मैं कह दूं कि 1700, मैं कह दूं 1700, 1700 आपका लीप वर्ष है, 1700 आपका लीप वर्ष है, बोलो 1700 लीप वर्ष बिल्कुल नहीं, ये 4 से तो कट जाएगा। भाई 4 से काटोगे, देखो 4 चौके 16, एक बचा 4 दूनी 8, 4 बच्चे भी 4 से तो कट रहा, लेकिन मेरे भाई ये 400 से कटना चाहिए, तो 400 से तो ये नहीं कटेगा। और जब 400 से नहीं कटेगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। अब ऐसे देखो 400 से 800 भी कट रहा है, 400 से 1200 भी कट रहा है, 400 से 1600 भी कट रहा है। एक ही ऑप्शन है जो 400 से नहीं कट रहा है, 700। तो आंसर क्या आ जाएगा? 700 आ जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर लेना, ऐसा एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। तो इस चीज़ को जरूर दिमाग में सेट करके जाना। तो कितना आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर इज 700 आपका राइट आंसर होगा। आगे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं। क्लियर ना? देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 31 मई 2020 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 31 मई 2020 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब आप एक बार कोशिश कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। कई बार मैंने लगभग हर जो आपका प्रैक्टिस बैच के मैंने जितनी भी क्लास कराई 7, इससे पहले 6 क्लास हो चुकी, 6 क्लासों में मैंने ऐसा एक क्वेश्चन किया है, किसी किसी में तो मैंने 2-2 क्वेश्चन कराए हैं। तो अब तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग ही गया होगा, है ना। देखो बात करते हैं, सबसे पहले क्या है मेरा 31 मई 2020। अब देखो हमारा 2020, ये जो हमारा 20 वर्ष है, ये पूरा पूरा कंप्लीट तो है नहीं, क्योंकि अभी हम कहाँ तक गए हैं? मई तक गए हैं, तो हम 20 नहीं लेंगे, हम कितना लेंगे? 19 वर्ष लेंगे। अब 19 वर्ष में जरा बताओ लीप वर्ष कितने होंगे और नॉर्मल ईयर्स कितने होंगे। लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं? ये लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए अभी बताया 4 से डिवाइड करेंगे, और जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 चौके 16। अगर 19 वर्ष में से 4 लीप वर्ष हो गए तो 15 आपके नॉर्मल वर्ष नहीं होंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई? लीप वर्ष हर चौथे साल आएगा, तो हर चौथे साल काउंट कर लीजिए, 4 बार लीप वर्ष आ जाएगा और 15 बार आपका नॉर्मल ईयर आएगा। अब लीप वर्ष का मतलब क्या होता है? 366 दिन, क्योंकि फरवरी 29 दिन की हो जाती है, और नॉर्मल ईयर का मतलब होता है 365 दिन। जब इनमें आप 7 से भाग कर रहे हो तो कितने आपके रिमाइंडर बच रहा है? रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी जो लीप वर्ष होता है उसमें 2 विषम दिन होते हैं, जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 1 विषम दिन होते हैं, तो वहाँ से हम गुणा कराएंगे। लीप ईयर है ना, लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं तो 2 से गुणा कराएंगे। नॉर्मल ईयर में 1 विषम दिन होता है तो 1 से गुणा कराएंगे। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 15, एक कम 15। पूरा बेसिक मेथड बता रहा हूँ, बाकी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है अगर पढ़ लिए एक बार तो 18 वो 15 और 8 कितना हो गया? 8 5 13, 1 1 2 23 हो गया ना, ये 23 डे आ गए।
यहाँ से 23 दिन आ गए, 23 दिन। अब जरा समझना, अब आपको निकालना कब का है भाई, यहाँ से मई का निकालना है। तो सबसे पहले जो यहाँ से डे आए हैं इन डे को लिखोगे। सबसे पहले जो डे आए हैं उन डे को आपको लिखना है, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। उसके बाद आप 2020 में रखोगे, क्योंकि अभी तक आपने 19 को किया, अब 20 में आओगे। 20 साल का सबसे पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी, तो जनवरी लिखना है। उसके बाद फरवरी, उसके बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, है ना, अप्रैल के बाद मई। अब मई तक ही जाना है, जहाँ तक बताना है वहाँ तक लिखेंगे। और इन सब के दिन को लिखकर आपको 7 से भाग कर देना है। तो अब देखो जरा बात को समझना, इसमें लिखेंगे यहाँ जितने दिन है 23, तो हमने लिख लिया 23 दिन यहाँ पर। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। फरवरी में कितने होंगे, ये 2020 क्या लीप वर्ष है, बोलो। लीप वर्ष बिल्कुल है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा। और जब 4 से डिवाइड हो रहा तो लीप वर्ष है, क्योंकि आपको पता है ये 20वीं शताब्दी हुई, वर्ष ये हो गए 4 से डिवाइड। जब 4 से डिवाइड तो फरवरी 29 दिन की आएगी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 29। मार्च में कितने होते हैं, 31। अप्रैल में कितने होते हैं, 30। मई में, अब मई में आपको 31 तक बताना है तो 31 लिख लीजिए। इनको आप 7 से भाग करो, रिमाइंडर जितना आए उसको लिखो। जब इसको आप ऐड करोगे टोटल कितना आएगा, 3, 3 एक 4, 4 और 9 4 13, 13 एक 14, 14 एक 15 के 5 हासिल आ गया आपका 1, 2 3 2 5, 5 2 7, 3 10, 3 13, 13 3 16, 16 एक 17, 175/7 आ गया। अब इसको काटोगे, 7 दूनी 14, भाई 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 35, 7 बची 35, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 0 आ जाएगा। इस बात को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो, देखो 7 दूनी 14, 3 बचा ना 17, 35, 7 बची 35, ये 0 क्या आया, शेष आया। जब इसको भाग करोगे तो 0 शेष आएगा, और जब 0 शेष आया तो जब 0 आता है तो कौन सा दिन होता है, 0 का मतलब रविवार होता है। ये मैंने आपको बताया, रविवार मतलब संडे होगा। आप मोबाइल में चेक भी कर सकते हो, कौन सा दिन था, संडे था। 31 मई 2020 को क्या था, संडे था। अब इसी चीज़ को आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो। एक्चुअल में आपको यहाँ पर देखो 7 से भाग कर रहे हो ना, तो सीधे आप 7 से भाग करके शुरुआत में ही लिख दीजिए। अगर आप 23 को 7 से भाग करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। 31 को 7 से भाग करोगे शेषफल कितना बचेगा, 3। 29 को 7 से भाग करोगे शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 लिख दिया मैंने, है ना। ये भी समझ सकते हो, ये आंसर तो आपका आ गया, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ वन। अगर आप 31 को भाग करोगे तो 7 चौके 28, 3 31 हो गया। फिर 30 को तो 2 हो गया, फिर 31 को 3 हो गया। अब इसको आप 7 से फिर से भाग करो, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10, 2 12, 2 14, शेषफल 0, और 0 का मतलब रविवार। तो ये सब जोड़ने से अच्छा है आप सीधे पहले ना 7 से भाग करके लिख दीजिए। आप डायरेक्ट यहाँ 7 से भाग करते, रिमाइंडर कितना बच्चा, 2 बचता। तो जहाँ पर आप 23 लिखे हो यहाँ पर डायरेक्ट आप 2 लिखते। 31 को 7 से भाग करते डायरेक्ट 3 लिखते। 29 को 7 से भाग करते तो डायरेक्ट आप 2 लिखते, 1 लिखते। 31 को 7 से भाग करते 3 लिखते। तो ये चीज़ आपको क्लियर करना है, किसी भी डेट को, साल की किसी भी डेट को कौन सा दिन था वो आपको बता देना। और मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 1 या 1.5 नंबर देखा जाएगा आपके पेपर में। तो क्या आएगा, रविवार, संडे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं, इसको नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या किस पर भाई, प्रश्न संख्या 6 पर। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारा है आपको टेट में पढ़ने का, लेकिन अब उतना टाइम थोड़ी नहीं बचा कि आप बेसिक से सीख सको। फिर ये भी तो है कि मैथ ही आपको केवल पढ़नी है, और भी तो सब्जेक्टें हैं जो आपको तैयार करनी है, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। एक ना आती हो तो आप थोड़ा वो सोच सकते हो कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है।
भुजा वाला त्रिभुज का एरिया आपको बताना है, क्षेत्रफल बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ और अब एक बार बता दो जरा कमेंट में, क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने टेट में नहीं कराया है? क्या ऐसा क्वेश्चन, सॉरी टेट में कह रहे हैं, डीएलएड में मैंने नहीं कराया ऐसा क्वेश्चन? कराया ना मेरे भाई, कराया ना? तो ठीक है। अब देखो, अगर आप यहाँ से एक त्रिभुज बनाओगे, ये त्रिभुज हमने एक बना लिया, कुछ भी रख लीजिए, 8 है, 6 है, 10 है, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, वो कैसा त्रिभुज होता है? वो आपका विषम बाहु त्रिभुज होता है। बोलो, ये चीज मैंने बताया ना? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती, वो आपका विषम बाहु त्रिभुज होता है। और उसका क्षेत्रफल बताना है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी को पता होगा। क्या होता है? अंडर रूट के अंदर एस, उसके बाद क्या होता है? एस माइनस के ए, फिर होता है एस माइनस के बी, उसके बाद होता है एस माइनस के सी। यही ना होता है? ए बी सी बोले तो ये साइड होती है। इसका मतलब सेमी पैरामीटर होता है। और सेमी पैरामीटर क्या है? तो इन दोनों को ऐड कर, सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी अर्ध परिमाप बटे 2। इनको जोड़ोगे 10 8 18, 18 2 20, 4 24, भाई 10 6 16, 8 6 24, 24 24 बटे में 2 करोगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। एस की वैल्यू 12, जहाँ एस है वहाँ 12 रख के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। भाई देखो, यहाँ पर रखेंगे 12, 12 में से 8 घटाओगे तो 4 बच जाएगा। डायरेक्ट आप 4 भी लिख सकते हो, इंटू 12 में से कितना 6 घटाओगे तो 6 हो जाएगा। 12 में से 10 घटाओगे तो 2। अब इसको 6 दूनी 12, 12 चौके 48, 48 इंटू 12 कर लीजिए। 48 इंटू 12 रूट के अंदर करोगे, 12 तो 96 के 6 हासिल कितना आ गया भाई? 9 आ गया। 12 चौके 48, 48 दो 50, और 50 7 57, कितना आ गया? 57, 576 आ गया ना? 576, 576 का मतलब 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही ना आएगा ना? 12 × 96 के 6, 9 आ गया हासिल। 12 चौके 48, अगर 48 में 9 जोड़ोगे 8 8 16 17, 4 का 576 का मतलब 24। कितना आंसर आएगा? 24 आपका राइट आंसर आएगा। 24 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है ना भाई? यूनिट हिसाब से लगा लेना जो भी होगा। तो 24 क्या आएगा आपका? सही जवाब आ जाएगा। आइए पहुँचते हैं आगे 8 नंबर प्रश्न पर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सीखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन एक्चुअल में इसको बताऊंगा कि होता कैसे। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखो, ये रूट के अंदर है। रूट के अंदर कितना है भाई? 42। रूट के अंदर 42, प्लस में अंडर रूट के अंदर फिर है 42, फिर है प्लस में अंडर रूट के अंदर है 42, फिर है प्लस में अंडर रूट के अंदर है 42, और ये प्लस करके डॉट डॉट तक, कहाँ? इन्फिनाइट तक। इसकी वैल्यू आपसे पूछे, इसकी वैल्यू आपसे पूछे कि क्या हो जाएगा। देखो, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा, जब भी कभी ऐसा प्रश्न आएगा जहाँ पर वैल्यू अनंत तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, और आपको यहाँ पर प्लस दिया है, तो सबसे पहले आप इनके दो ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका अंतर 1 आना चाहिए। ऐसे प्रश्नों में दो ऐसा फैक्टर कीजिए जिनका अंतर 1 आना चाहिए मेरे भाई, अंतर 1 आना चाहिए। तो इनका दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। ऐसा कौन सा फैक्टर है? वो है 7 छंग 42। यही ना? 7 छंग 42, 7 में से 6 घटाओगे तो अंतर 1 का हो जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ पर प्लस प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, तो आप बड़ी वाली संख्या को लोगे, 7 आंसर होगा। अगर प्लस प्लस है तो 7 आंसर होगा। अगर माइनस माइनस है तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगर एक और एग्जांपल की बात कर लूँ तो अगर जैसे मैंने ऐसे लिख दिया कि अंडर रूट 12 माइनस के, मैंने कह दिया माइनस के अंडर रूट 12, फिर मैंने कह दिया माइनस के अंडर रूट 12, ऐसे ऐसे कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। हमने कहा इसकी वैल्यू बताओ जी, हमने कहा जी इसकी वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे? जो नंबर दिया गया है इसके आप दो फैक्टर करोगे जिसका अंतर 1 आना चाहिए। तो कौन कौन से दो फैक्टर होते हैं? 4 3 12। अब देखो, अगर प्लस होता यहाँ पर चिन्ह तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती, और जब माइनस है चिन्ह तो छोटी वाली संख्या आंसर आ जाएगी। क्या आ जाएगा आंसर? 3 आ जाएगा आंसर। क्या आएगा?
3 आएगा आंसर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आप दे पाओगे ना। एक एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ, वो आपको बताना है। जैसे मैंने कह दिया रूट के अंदर, ठीक है ना, मैंने रूट के अंदर कह दिया मैंने 20 प्लस में 20 और प्लस में 20 प्लस अनंत तक जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी फटाफट बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20, प्लस लगा तो 5 आंसर, माइनस लगा होता तो 4 आंसर, चूंकि प्लस लगा है तो 5 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आप कर लोगे। याद आपको ये रखना है कि आपको अनंत तक ये सीरीज जानी चाहिए। इन सभी प्रश्नों में सीरीज आपकी अनंत तक जा रही है। अगर अनंत तक जा रही है, बीच में माइनस लगा है तो छोटी वाली संख्या आंसर, अगर अनंत तक जा रही है, बीच में प्लस लगा है तो बड़ी वाला आंसर, बड़ा वाला आंसर प्लस लगा है, माइनस लगा तो छोटा वाला, प्लस लगा है तो बड़ा वाला। बस इतनी बात याद रखना है, ठीक है ना। आगे पहुंचते क्वेश्चन नंबर 9 पर, और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ तक की बात क्लियर? लगा लोगे ऐसा प्रश्न? और ऐसा प्रश्न आपको आपके बुक में ढेरों मिले होंगे, भर भर के मिले होंगे ऐसे प्रश्न आपके बुक में। ये बात क्लियर है ना? समझ लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हो तो वही बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, अब अभी आप बिना सोचे समझे लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। √2 है, फिर है आपका √2 है, उसके बाद आपका √2 है, फिर आपका √2 है, फिर आपका √2 है। इसका मान आपसे पूछे, इसका मान आपको बताना, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा। और याद रखना ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए उनको पता होगा ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैसे आंसर आएगा? देखो यहाँ पर 2 लॉजिक होते हैं। यही क्वेश्चन कभी कभी इस फॉर्म में आता है, √2 इंटू √2 इंटू √2, ऐसे करके अनंत तक चलता है। ये कभी इस फॉर्म में आता है जिसमें सीरीज अनंत तक चलती है, और जब अनंत तक चलती है तो यही आपका उत्तर हो जाता है। यही नंबर, रूट हटा दो, यही नंबर उत्तर। कब? जब अनंत तक सीरीज चलती है। लेकिन यहाँ सीरीज मेरे भाई अनंत तक नहीं चल रही, यहाँ पर सीरीज एक सीमित समय तक चल रही। कहाँ तक? 1 2 3 4 5 तक, 5 तक सीमित चल रही ना। बोलो भाई कहाँ तक चल रही? 5 तक। अब देखो अगर 5 तक सीमित चल रही है तो बस एक बात को समझो, सबसे पहले जो नंबर लिखा है, क्या लिखा है? 1 2 3 4 5, इस नंबर को लिख लो। जो नंबर लिखा सबसे पहले इस नंबर को आपने लिख लिया, लिख लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो इसकी पावर कितनी है? 1 2 3 4 5, तो आप लिखो 2। कुछ नहीं करना, आपको 2 लिखना है, 2 लिखना है बस। 2 की पावर 5 कितनी बार आया वही लिखा, 1 2 3 4 5, 5 बार आया तो 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 2 की पावर 5 का मतलब 32। 32 से एक कम के ऊपर लिख दीजिए 31/32 आंसर। तो यहाँ पर 31/32 लिख दीजिए। 2 की पावर 31/32 क्या आएगा? आपका राइट आंसर आएगा। 2 की पावर 31/32 क्या आएगा? बिल्कुल सही जवाब आएगा। यहाँ पर मेरे भाई कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, आप सबसे पहले उस नंबर को लिखोगे, उसके बाद आपको 2 लिखना है अपने आप से। ये आपको लिखना ही लिखना है, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद वो कितनी बार संख्या आई है वो लिख दीजिए। 5 बार आई थी तो 5 बार लिख दिया। 2 की पावर 5 का मतलब 32, 32 से एक घटा के लिख दिया 31। 2 की पावर 31/32 आपका जवाब होगा। 2 की पावर 31/32 क्या होगा? आपका जवाब होगा। हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आया हो। अगला एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहे हैं, जरा लगाने की कोशिश करना। अगला चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन, उसको जरा लगाने की कोशिश करना, है ना। जैसे मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 10, मैंने कह दिया कि अंडर रूट है आपका 8, अंडर रूट है आपका 8, अंडर रूट है आपका 8, इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। जल्दी से कोशिश करो क्या आएगा आंसर, कोशिश करो क्या आएगा आंसर। इसमें इन्फिनाइट तक ये सीरीज नहीं जा रही है, एक सीमित समय तक है। और जब सीमित समय तक है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इस नंबर को लिख लीजिए, इस नंबर को लिख लिया, ठीक। अब इधर नज़र नहीं लगाना है,
अब आप दो को अपने मन से लिखो, लिख लिया। अब कितनी बार आया है यहाँ नंबर, 1 2 3 बार, तो 2 की पावर हमने 3 लिख दिया। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, ये हमने 8 लिख दिया। 8 में एक कम करके ऊपर लिख देंगे 7/8, और 7/8 को यहाँ पर चिपका देंगे, तो 8 की पावर 7/8 आपका राइट आंसर। 8 की पावर 7/8 आपका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। बोलो ये बात क्लियर कि नहीं क्लियर। 8 की पावर 7/8। तो आई होप आप ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर बात हो गई होगी, है ना। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए फिर आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 मैं सॉल्व करा दूंगा, और क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 भाई मैं सॉल्व करा दूंगा, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स बताना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 27 की पावर 2x माइनस के 1, 27 की पावर 2x माइनस के 1, और ये बराबर किसके है, 243, 243 की पावर किसके, 243 की पावर 3 की। ये आपका क्वेश्चन है 11 नंबर। और इधर मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए होमवर्क लिख रहा हूँ। ये आपका होमवर्क है ना, तब तक आप इधर लगाइए, मैं होमवर्क लिखे दे रहा हूँ कि यदि 2 की पावर x प्लस के 3 है, यदि 2 की पावर x प्लस में 3 है, और आपको दिया गया बराबर 32 है, x प्लस में 3 बराबर 32, तो आपसे पूछे गया है 3 की पावर x प्लस के 1 का मान क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है अभी, और ये आपका होमवर्क है। बताओ भाई, इनका उत्तर बताओ क्या ला सकते हो। हमने कल एक चीज़ आपको बताई थी कि जब भी कभी आपकी पावर में एक्स हो, जब भी कभी आपका पावर में एक्स हो, तो आप बेस को बराबर करने की कोशिश कीजिए। हमेशा ऐसा नंबर देगा कि जिसका बेस आप बराबर कर सकते हो, और कभी कभी तो बेस बराबर ही दे सकता है। वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर कि एग्जामिनर कितना जटिल व्यक्ति है। अगर अच्छा खासा सरल स्वभाव का है तो 3 और 27 देगा, तो आपको देखते ही लग जाएगा, क्योंकि 27 243 दिया है, तो ये भी देखते से लग रहा है। तो 27 243 को हम क्या लिख सकता हूँ, मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, और इसकी होल पावर कितनी, 2x माइनस के 1 बराबर 243 को मैं 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 थिया 81 थिया 243, 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5, और इसकी होल पावर कितनी, 3, क्योंकि मेरे को पता है मेरे भाई हम बेस बराबर कर रहे हैं। देखो बेस बराबर ना, तो ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x माइनस के 3 एक कम 3 बराबर के 3 की पावर 5 थी यहाँ 15। बेस छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 6 ये माइनस से उधर जाएगा प्लस में, 15 प्लस में 3 18 हो जाएगा। तो x बराबर के 18/6, यानी x बराबर कितना आएगा, 6 त्रिक 18 3 आ जाएगा। x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना, 3। क्वेश्चन नंबर 12 आपको होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताओगे। मैं ये कल सॉल्व भी करा दूंगा। अगर आप लगाते हो, आपका आंसर सही गलत आपको चेक करना, तो कल की वीडियो में हम शुरुआत में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। ओके ना। तो वीडियो कैसी लगी मेरे भाई, आप लाइक करके बता सकते हो। आप अपने मित्रों को शेयर ज़रूर किया करो। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और रेगुलर आपको क्लास इसी टाइम मिलेगी। जब तक टेट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आपको इसी टाइम क्लास मिलेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, और